Jai Hind. So we'll continue with the same topic under biotechnology. Yesterday we have studied about a brief history of biotechnology. Now biotechnology is a multidisciplinary branch of science which involves input from different branches. What these branches are? Because we are saying that it is a branch of science, so it includes engineering, in which engineering में बहुत सारे और भी सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे मशीन्स आ जाएंगी, यानी मैकेनिकल पार्ट आ जाएगा, या इसमें कुछ फिजिकल जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो आ जाएंगे. तो इसमें बहुत सारी चीजें इंजीनियरिंग का पार्ट आ जाएगा. तो जो हम टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, मीन्स टेक्नोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग. देन कंप्यूटर साइंस. इनिशियली तो कंप्यूटर नहीं यूज किया गया था, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, नाउ वी आर यूजिंग कंप्यूटराइज्ड मशीन्स as well as such computer to manipulate all these things or planning. Then these are some biological branches, part of biology, that is cell and molecular biology, microbiology, genetics, physiology, biochemistry, immunology, virology, even biostatistics for calculation. आप थर्ड ईयर में पढ़ ही रहे हैं, पढ़ चुके हैं. Enzymology, because enzymes are involved in this technique. And one important technique in which we called it as a technology, recombinant DNA technology. Using all these branches, we basically dependent upon this technology in which we involve the nuclear material for making recombinant DNA. Now, genetic manipulation of bacteria, viruses, fungi, plants and animals, है ना, ये सब का इसमें कंट्रीब्यूशन है. माइक्रोबायोलॉजी है ही है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि व्हाट वी आर गोइंग टू डू ऑफन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऑफ आवर बेनिफिट, यानी जो प्रोडक्ट हम निकालने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बेनिफिट का होगा. तो हम इन सब का यूज करते हैं. एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी जो डिजायर है कि हम कुछ करें, कुछ नया करें और अपने बेनिफिट के लिए करें. तो ये जो हमारी डिजायर है हमेशा कुछ ना कुछ करने की, कुछ ना कुछ नई टेक्निक्स वी डिस्कवर. देन टू इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूजुअली आस्क्ड इन द एग्जाम. 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, उसमें ये पूछा जाता है. तो हम लोग कंफ्यूज करते हैं इन टर्म्स में. ये दो टर्म्स हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. और ये दोनों ही टर्म्स ये नहीं कहेंगे कि ये अलग हैं. हाँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग एक पूरी ब्रांच है ना. इट्स अ फुल ब्रांच. जेनेटिक इंजीनियरिंग आप कह सकते हैं ये कंप्लीट प्रोसेस है जो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं उसकी. और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक पार्ट है इसका. यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग ब्रॉडली एक बिग चीज हो गई, और उसमें एक टेक्निक जो हम यूज करते हैं फॉर वेरिएशन, फॉर इनकॉर्पोरेटिंग वन कैरेक्टर टू अदर, है ना. तो हम बेसिकली करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया. रिकॉम्बिनेंट डीएनए, हाइब्रिड डीएनए, और भी टर्मिनोलॉजिकली इसको टर्म दी जा सकती है. तो अब पढ़ें जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है. इट इज इन विट्रो डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी बेसिकली तो हम डीएनए टेक्नोलॉजी ही यूज कर रहे हैं. यूज्ड फॉर आइसोलेट जीन्स फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म, मैनिपुलेट देम इन लेबोरेटरी as per desire and insert them into other cell or system, यानी हम इसको दूसरी सेल में इंकॉर्पोरेट करें और इंसर्ट करें for a specific character. It is called as genetic engineering, है ना. तो हमने देखिए इसमें टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी हो गई. We have isolated gene from one organism, we have made some recombinant DNA और desired gene को ऐसे कैरियर के साथ ले जाना. देन इसको हमने फिर एक सेल या एक सिस्टम में इनकॉर्पोरेट किया उस स्पेसिफिक कैरेक्टर के साथ. तब ये कंप्लीट टेक्निक हुई. लेकिन कब कंप्लीट होगी? जब वो एक्सप्रेशन दे देगी,
तब इस टेक्निक को हम लोग कंप्लीट टेक्निक मानेंगे. देन इट इज टर्म्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग कंप्लीट प्रोसेस. इट इज ऑल्सो समटाइम टर्म्ड एज जीन क्लोनिंग. लेकिन मैं इसको यहाँ पर ऑनलाइन भी दिया होगा, बुक्स में भी लिखा होगा, जीन क्लोनिंग भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक पार्ट है. क्यों? क्योंकि जब हमने इंसर्शन कराया किसी होस्ट में मल्टीप्लिकेशन के लिए, तब हम उस प्रोसेस तक पहुंचने के लिए जीन क्लोनिंग करते हैं. और जीन क्लोनिंग क्यों की जाती है? ताकि हम उसके जैसी बहुत सारी कॉपीज बना सकें. तो ये भी एक जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट है. लेकिन कभी कभी इसको हम लोग जीन क्लोनिंग कह देते हैं, लेकिन जीन क्लोनिंग तक की प्रोसेस है. एक्सप्रेशन आ जाएगा तो कंप्लीट जेनेटिक इंजीनियरिंग होगी. देन recombinant DNA technology, what it says, is one of the recent advances in biotechnology. इसका ये recent advance है जो late 20th century में आया, which was developed by two scientists named Boyer and Cohen in 1973. 1980 में इनको award भी मिला इसके लिए. Recombinant DNA technology works by taking DNA from two different sources. रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब ये रिकॉम्बिनेंट बनाना. हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बीएससी सेकेंड ईयर में क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस. तो ये दो अलग अलग सोर्सेस से डीएनए को लिया गया और उनको कंबाइन किया गया. कंबाइनिंग दैट टू डीएनए इनटू अ सिंगल मॉलिक्यूल. दैट सिंगल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट और हाइब्रिड डीएनए, राइट? तो because we are making recombinant DNA and through that we are completing the genetic engineering. So this process of making recombinant DNA is called as recombinant DNA technology. तो एक तरह से ये केवल इसकी प्रोसेस का एक पार्ट है. Then come to the basic principles of our DNA technology. अब इनको हम प्रिंसिपल्स कहें या हम इनको कह सकते हैं कि ये इसके स्टेप्स हैं, लेकिन ये कुछ चीजों पे बेस्ड हैं, कुछ नियमों पे आधारित है, तो हम इनको कहते हैं प्रिंसिपल्स. तो व्हाट आर दीज बेसिक प्रिंसिपल्स? देखिए मैंने सब जगह अंडरलाइन किया है. नाउ यू स्टडी दीज अंडरलाइंस विद मी. फर्स्ट इज जनरेशन एंड सेकेंड इज सिलेक्शन. तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है, स्टेप है, जिसमें ये दो प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व हैं. पहला है जनरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, दूसरा है सिलेक्शन ऑफ द डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए. तो जनरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स का मतलब हम वो डिजायर्ड कैरेक्टर के जीन्स को कहाँ से लेना है वहां से निकालना, जनरेट करना और सेपरेट करना भी कह सकते हैं हम इसको. और इसका सेकंड पार्ट है सिलेक्शन ऑफ डिजायर्ड डीएनए. अब उस डीएनए का वो पार्ट सिलेक्ट करना जिसमें वो डिजायर्ड जीन है. ठीक है, तो ये हो गया पहला. सेकंड है इंसर्शन ऑफ सिलेक्टेड डीएनए इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर टू क्रिएट रिकॉम्बिनेंट डीएनए और हाइब्रिड डीएनए और शिमेरिक डीएनए. देखिए टर्मिनोलॉजिकली शॉर्ट आंसर में शिमेरिक डीएनए भी आ सकता है इंस्टेड ऑफ आरडीएनए. सो वी आर स्टडिंग दिस आरडीएनए टेक्नोलॉजी विद आरडीएनए और शिमेरिक डीएनए. तो अब क्या करा है? इंसर्शन किया. अब इंसर्शन के लिए जो हमने पहले स्टेप में डीएनए सेलेक्ट किया था, वो डिजायर्ड पीस लिया था, उसको हम एक दूसरे डीएनए के साथ इंसर्ट कराएंगे. दोनों डीएनए अलग अलग जगह से हैं. ये डिजायर्ड डीएनए जहां से वो कैरेक्टर लेना है वहां से है, और ये क्लोनिंग वेक्टर डीएनए, यानी हम ऐसे डीएनए को लेंगे जिसमें जो वेक्टर व्हीकल का कैरियर का काम कर सके. जैसे घर से कॉलेज आने के लिए आप साइकिल, ई रिक्शा, जीप, स्कूटर, बाइक लेते हैं, तो उसी तरह से वो व्हीकल है आपका. अब ये डिजायर्ड जीन को कैरी करने के लिए कोई व्हीकल चाहिए, यानी वेक्टर चाहिए. तो हम क्या करते हैं? ये क्लोनिंग वेक्टर सिलेक्ट करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से. तो दो ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स को मिला करके एक सिंगल डीएनए बनाते हैं. ये वेक्टर बैक्टीरिया से भी लिया जा सकता है, वायरसेस से भी लिया जा सकता है, और जनरली माइक्रोब से लिया जाता है. क्यों? क्योंकि माइक्रोब्स के वेक्टर में दूसरे डीएनए को इंसर्ट कराने की क्विक पावर होती है, कैपेबिलिटी होती है. अब आते हैं थर्ड प्रिंसिपल पे, दैट इज इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट? इंट्रोडक्शन ऑफ दिस chimeric or rDNA into the desired host.
डिजायर्ड होस्ट क्या है? जिसमें क्लोनिंग, जिससे अधिकतर क्लोनिंग वेक्टर लिया जाए उसी होस्ट में ये मल्टीप्लाई कर सकता है। तो वो डिजायर्ड होस्ट क्या है? जिससे ये मैच करेगा हमारा आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए और हाइब्रिड डीएनए। तो डेफिनेटली ये भी एक माइक्रोब होगा, क्योंकि माइक्रोब में रीजेनरेशन की पावर है, बाइनरी फिजन होता है बैक्टीरिया में बहुत क्विकली, और एस्चेरिशिया कोलाई जनरली यूज किया जाता है। इसके अलावा बहुत और भी माइक्रोब्स यूज किए जा सकते हैं। Then come to the next principle, that is multiplication and selection. अब जिस होस्ट में हमने इसको मल्टीप्लाई कराया है तो वो होस्ट के अंदर हमने डाल दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, और अब नेक्स्ट प्रिंसिपल से ये मल्टीप्लाई करेगा, बिकॉज दैट इज हैविंग द कैपेबिलिटी टू एक्सेप्ट the RDNA and multiply by itself. उसमें रेप्लिकेशन साइट होती है, रेप्लिकेशन पावर होती है उसके न्यूक्लिक एसिड्स में या उसके क्रोमोसोम्स में। तो अब ये एक्सेप्ट करके मल्टीप्लाई करेगा, इसमें से हम सिलेक्ट करेंगे और किसको? क्लोन्स को, जो हमारे डिजायर्ड जीन्स को कैरी करेंगी। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? इट्स अ बिग प्रोसेस, क्योंकि हम माइक्रोब्स लेते हैं तो उनको कल्चर करते हैं, वो कल्चर में शो करते हैं कि हमारी डिजायर्ड जीन्स है कि नहीं। उनके लिए हम लोग प्रोब यूज करते हैं, उनके लिए हम लोग आइसोटोपिक सब्सटेंस यूज करते हैं जो हमें बताते हैं कि ये हमारी डिजायर्ड जीन कैरी कर रहे हैं। तो अब हम वो डिजायर्ड जीन्स का मतलब रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल आरडीएनए में होना चाहिए। अब लास्ट प्रिंसिपल है एक्सप्रेशन ऑफ जीन टू प्रोड्यूस डिजायर्ड प्रोडक्ट, यानी एक्सप्रेशन कहाँ होगा? यानी जो हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए वो एक्सप्रेस हो। कैसे एक्सप्रेस होगा? जब हम एक पर्टिकुलर होस्ट में, चाहे वो हायर प्लांट का होस्ट हो या लोअर प्लांट का होस्ट हो, उसमें डालें और हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें मिलने लगे। तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए लेती हूँ हमेशा, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेबिलिटी, और ये बहुत एफिशिएंटली जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया गया प्रोडक्ट है। यानी नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेबिलिटी किन ऑर्गेनिजम्स में होती है? माइक्रोब्स में, ब्लू ग्रीन एल्गी में, माइक्रोब्स में यानी बैक्टीरिया में, और बहुत इंपॉर्टेंट है सिम्बियोटिक बैक्टीरिया जो दूसरे हायर प्लांट्स के साथ एसोसिएशन से बनाता है, तो उनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेबिलिटी होती है। एन एग्जांपल इज राइजोबियम विद लेग्यूम्स। तो इसका मतलब दालों वाले पौधों में नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेबिलिटी है। Why? Due to those rhizobium bacteria which are having a particular gene to produce or to fix nitrogen, that is called as nitrogen fixing gene. Small में लिखते हैं NIF। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन अब है तो लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ राइजोबियम की कैपेबिलिटी। अगर हम उस राइजोबियम से इसको आइसोलेट कर लें, देखिए यहाँ से चल रहा है ना आइसोलेशन, डीएनए फ्रेगमेंट का यहाँ से हो रहा है, तो हम वहां से आइसोलेट कर लें और उस जीन को निकाल लें, उस पीस ऑफ डीएनए को जहां पर एनआईएफ जीन है। अब उसको इंसर्ट करा दें हम वेक्टर में, जैसे हमने लिया प्लाज्मिड, किससे लिया? ई कोलाई से लिया, उसमें इसको करा दिया। कराने के बाद बहुत सारे एंजाइम्स यूज होंगे, मैं बताऊंगी। आरडीएनए बन गया, यानी नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन और क्लोनिंग वेक्टर के साथ। इसको हमने इंट्रोड्यूस करा दिया वापस ई कोलाई में, है ना, एस्चेरिशिया कोलाई होस्ट में, उसमें ये क्लोन बना लेगा। क्लोन बनाने के बाद अब हम किसी नॉन लेग्यूम प्लांट में इसको इंट्रोड्यूस करा देंगे, जैसे हमने राइस में करा दिया। अब देखेंगे कि राइस में क्या नाइट्रोजन बढ़ी, यानी उसके अंदर प्रोटीन बनाने की कैपेबिलिटी बढ़ी लाइक लेग्यूम्स, तो पता लग जाएगा एक्सप्रेशन हुआ। तो ये कंप्लीट आरडीएनए टेक्नोलॉजी फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगी। नाउ कम टू These all 6 जो हम लोगों ने वहां इनलिस्ट करके मैंने अभी आपको समझाया एक एग्जांपल से, नाइट्रोजन फिक्सिंग से, ये 6 स्टेप्स में कंप्लीट हुआ। कैसे कंप्लीट हुआ 6 स्टेप्स में? देखिए, आइसोलेशन, अब आइसोलेटिंग ये प्रोसेस हुई पहले स्टेप की, जिसमें हमने 2 जीन्स ली। पहली वेक्टर लिया, है ना, जैसे मैंने एग्जाम्पल प्लाज्मिड दिया था, और टारगेट जीन ली हमने नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन। फिर उसके बाद दूसरा काम किया हमने, कटिंग किया, क्लीवेज किया, वेक्टर में भी क्लीव किया एंजाइम की हेल्प से, और टारगेट जीन को सिलेक्ट करने के लिए भी क्लीव किया। यानी हमें केवल एनआईएफ जीन वाला पार्ट चाहिए था, सेगमेंट चाहिए, और वेक्टर को काटना पड़ेगा तभी तो अंदर इसकी इंसर्ट होगा। तो ये सेम एंजाइम काम करता है काटने के लिए, कटिंग के लिए। देन ज्वाइनिंग और लाइगेशन, ज्वाइन करने के लिए गम की तरह दूसरा एंजाइम काम करता है, नाम ही बता रहा है लाइगेशन, लाइगेज।
तो ये क्या करेगा, अब ये दोनों को जोड़ देगा। ये तीसरी प्रोसेस कंप्लीट, 6 स्टेप, मतलब 6 स्टेप में 3rd स्टेप कंप्लीट होगा, ट्रांसफॉर्मिंग, यानी अब जो आरडीएनए बना है ना, जोड़ने के बाद वो आरडीएनए बन गया, इसको इंट्रोड्यूस करा दिया कहाँ, क्लोनिंग होस्ट में, वापस ई कोलाई में। क्लोनिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो गई, यानी मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम जीन आर फॉर्म्ड विद आरडीएनए, है ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन, यानी जब हम क्या करेंगे, इनको कल्चर कराएंगे, उसमें से अपनी डिजायर्ड जीन के क्लोन्स को निकाल लेंगे, उनको इंसर्ट कराएंगे मेन होस्ट में जहां हमें एक्सप्रेशन देखना है। तो ये दीज आर मेन इंपॉर्टेंट 6 स्टेप्स। देखिए ये इसको ऐसे शो किया गया है, मैंने 2 फिगर लिए हैं आपके लिए, ये गूगल इमेजेस से ही लिए हैं, जस्ट टू क्लैरिफाई यू द टॉपिक। देखिए ये क्या है, डोनर डीएनए, और ये प्लाज्मिड डीएनए, है ना, चूंकि हमें मालूम है बैक्टीरिया में सर्कुलर डीएनए होता है। तो ये डोनर डीएनए, डोनर का मतलब हमने एग्जाम्पल लिया नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन, तो हमने डीएनए निकाला कहाँ से, राइजोबियम से, और प्लाज्मिड कहाँ से लिया, ई कोलाई से लिया। तो ये हमने कैसे आइसोलेट किया, ऐसे नहीं ना कि हमने फॉरसेप्स से उठाया और ले लिया, नो, माइक्रोस्कोपिक चीजें हैं, तो हम ऐसे थोड़ी ना कर सकते, हमें कोई टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। तो हम बायोकेमिकली सेपरेट करते हैं, न्यूक्लिक एसिड सेपरेट करने के मेथड्स हैं बायोकेमिकल, हम उससे इसको सेपरेट करते हैं, इसमें हाइपोक्लोरिक एसिड वगैरह यूज किया जाता है, तो हम उसमें सेपरेट करते हैं इसको, और सेपरेट करने के बाद हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। ये इसमें क्या हो गया, टेक्निक यूज हो गई, इंजीनियरिंग है चल रही है, तो हम एक मेथड से, एक मशीन से इसको सेपरेट करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसे कहते हैं, और वहां से इन डीएनए को आइसोलेट कर लेते हैं। अब आइसोलेट करने के बाद हमारे पास और भी मशीनें हैं जिनमें हम एंजाइम यूज करेंगे, एंड दैट पर्टिकुलर एंजाइम इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, राइट। ये पहला एंजाइम है जो कि कट करता है, इसको कटिंग एंजाइम भी कहते हैं। इट वर्क्स एज ए सीजर, कैंची की तरह काम करता है, जैसे आप लोग कट कर सकते हैं रिबन और पेपर कट करते हैं, तो इट कट्स द डीएनए। और इसको पता होता है, हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अलग अलग होता है, उनकी साइट्स होती है कि किस न्यूक्लियोटाइड के बीच में, न्यूक्लियोटाइड पेयर के बीच में कट करना है, तो ये वहां कट करेगा, पर्टिकुलर साइट पे कट करता है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टूल, है ना। एक तो टूल हो गया डिजायर्ड जीन एंड वेक्टर, दूसरा टूल हो गया, तीसरा एंजाइम्स हो गया टूल। तो ये टूल्स हैं सारे जो हम यूज करते हैं। अब हमें वो पीस ऑफ डीएनए मिल गया, देखिए ये छोटा सा पीस बन गया है यहाँ पर, और यहाँ पे एंड कट हो गया है, तो ये एंड यहाँ मैच करेगा इस जगह पर, है ना, और ये एंड जो मैंने छोटे से लगाया ये यहाँ मैच करेगा। तो ये मैच करके वो डिजायर्ड जीन सेम एंडोन्यूक्लियस बराबर एक जैसे न्यूक्लियोटाइड पेयर देगा, सीक्वेंसेस देगा कि यहाँ का सीक्वेंस यहाँ मैच कर जाए, अगर ए हो तो टी यहाँ पर होगा, और यहाँ टी है तो यहाँ ए होगा। मतलब एग्जाम्पल ले रही हूँ आपके लिए, यानी एडेनिन और थाइमिन का एग्जाम्पल हमने लिया है। तो इसका मतलब वो डिजायर्ड जीन यहाँ न्यूक्लियोटाइड होंगे जहाँ ये मैच होकर के अटैच हो सकता है। नाउ अनदर एंजाइम वर्क्स, दिस इज द सेकेंड एंजाइम, लाइगेज। इसकी हेल्प से ये कट एंड्स, है ना, इनमें लाइगेशन हो जाता है, और जो बनता है दैट इज कॉल्ड आरडीएनए और रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आई थिंक इट इज वेल अंडरस्टूड नाउ कि हमने इतनी प्रोसेस वहां पढ़ के आ रहे थे वो यहाँ हुई। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम होस्ट में इंट्रोड्यूस कराएंगे, दिस इज ई कोलाई मींस बैक्टीरिया। अब हमने जो आरडीएनए बना है उसको इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया, ये आरडीएनए, ये पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे इंजेक्ट करा दिया, इंजेक्ट कराएंगे, अटैच कराएंगे, मीडियम में डालेंगे, बहुत सारी मेथड्स हैं इसके, आप आगे पढ़ेंगे। तो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इसमें ऐड कराते हैं इन द कल्चर मीडियम, और कल्चर मीडियम से बैक्टीरिया में फैगोसाइटिक एक्टिविटी होती है, तो ये इसको अंदर ले लेता है, और इसमें सेल्फ एंजाइम्स होते हैं आगे की प्रोसेस के लिए। और ये जो अब हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसमें सारी कैपेबिलिटीज हैं सेल्फ मल्टीप्लिकेशन की, अपनी जैसी कॉपीज बहुत सारी बना सकता है, मल्टीप्लिकेशन करेगा, मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या बन जाएंगे, क्लोन्स बन जाएंगे। ये क्लोन्स मींस मल्टीपल कॉपीज ऑफ हाइब्रिड डीएनए और शिमेरिक डीएनए, है ना। तो अब हमने यहाँ से नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन ली थी,
आइसोलेट करके और इसको यहाँ तक क्लोनिंग तक ले आए, ये हो गई जीन क्लोनिंग। अब इसका एक्सप्रेशन करेंगे तो ये आगे चली जाएगी जेनेटिक इंजीनियरिंग। लेकिन आरडीएनए बनाना और क्लोन करना ये प्रोसेस आरडीएनए टेक्नोलॉजी है। उसी को और सिंप्लीफाइड वे में, कभी कभी होता है नहीं समझ पाते तो डायग्रामेटिक वे में बिल्कुल सेम चीज समझाई है। इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रही थी कि वी टेक सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फॉर कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए एज वेल एज वेक्टर डीएनए। डोनर डीएनए और फॉरेन डीएनए एक ही बात है। फॉरेन डीएनए पे शॉर्ट नोट आएगा तो वो डिजायर्ड करेक्टर कैरिंग डीएनए होगा, और जब हम कट करेंगे तो केवल डिजायर्ड जीन और वो सेगमेंट कट करेंगे जिसको हमें वेक्टर में यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराना है। तो ये मैंने टिक किया, वो यहाँ इंट्रोड्यूस होगा। और लाइगेज भी सेम ही यूज होगा, एक ही लाइगेज जो दोनों को इंसर्ट करा देगा। और यहाँ पर ये तैयार हो गया। अब ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जाएगा विद इन द ई कोलाई सेल। मैंने बताया आपको, यहाँ लिखा हुआ है ई कोलाई। अब इट डिवाइड्स टू फॉर्म क्लोन, एक जैसी सेल्स बना रहा है, डिवाइड टू फॉर्म क्लोन्स। दिस इज 1, दिस इज 2। अब ऐसे ही बढ़ता जाएगा, 20 मिनट में 1 से 2, 2 से 4 ये क्लोन्स बनते चले जाएंगे। सो दिस इज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द सेम। Now, what are different tools of genetic engineering? Tools का मतलब, अब आप घर बनाने जा रहे हैं, you are going to make a building, you are going to make a project rather, जो कि साइंस के स्टूडेंट हैं आप। अब आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, हमने कहा आप बनाइए करंट जो अपडेट्स हैं उनके ऊपर बायोटेक्नोलॉजी के। तो अब आपको क्या चाहिए? What you need? You need pen, you need paper, you need pencil, you need color pencils, you need a scale, है ना? And you need some books to prepare a project. So these are called as tools to prepare a project. इसीलिए घर बनाने जा रहे हैं तो घर बनाने के लिए क्या टूल्स चाहिए? औजार चाहिए, हथौड़ी, छेनी, करनी, सीमेंट, रेत, ईंटें, बहुत सारी चीजें चाहिए, आयरन। तो ये सब क्या है? These are tools. इनको मिला करके एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। उसी तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए भी कुछ बेसिक टूल्स की जरूरत है। ठीक है, बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जो कि आय से दिखाई नहीं देते, पर टेक्निक्स तो दिखाई देंगी जो हम इनके लिए यूज करेंगे। तो इसमें पहला जो हमारा टूल है, हम लोग ऑलरेडी इनको पढ़ ही रहे हैं साथ साथ, दैट इज डिजायर्ड जीन। हमें चाहिए वो डिजायर्ड जीन जिसकी कैपेबिलिटी को यूज करके अपने बेनिफिट का प्रोडक्ट हम बना सके। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉरेन डीएनए और डोनर डीएनए, जहां से वो करेक्टर आएगा। सेकेंड टूल, विदाउट दैट वी कांट वर्क। इतनी जगह हम लोगों ने एंजाइम्स का यूज किया, तो विदाउट एंजाइम्स वी कांट गो अहेड। सो दीज आर सेकेंड इंपॉर्टेंट टूल। पहली बात तो जीन चाहिए जहां से करेक्टर लेना है, उसके बिना क्या बायोटेक्नोलॉजी, क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो वी नीड सेकेंड टूल एज एंजाइम्स, जो कि इनको कट करेगा, ऐड करेगा दूसरे डीएनए के साथ, आरडीएनए बनाएगा, देन वी गो फॉर क्लोनिंग। थर्ड इज क्लोनिंग वेक्टर। हमें हमेशा एक व्हीकल की जरूरत है ना? तो आप कहेंगे कि हम तो कॉलेज पैदल भी आ सकते हैं, बट योर लेग्स आर वर्किंग एज ए व्हीकल, वो आपको कैरी करके ला रही है ना। तो वी ऑलवेज नीड अ वेक्टर फॉर कंप्लीटिंग दैट प्रोसेस। और ये वेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं जो मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगी। अभी जनरल मैं प्रोसेस कंप्लीट कर रही हूँ आज। तो वो वेक्टर्स अलग अलग जगह से लिए जा सकते हैं, स्पेशली माइक्रोब से लिए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। उनमें कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होनी चाहिए, जैसे उसमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग पावर होनी चाहिए, है ना, खुद डिवाइड होने की क्षमता। आप कहेंगे वो तो क्रोमोसोम में भी होती है डुप्लीकेशन की, लेकिन दैट इज ओनली विद इन द होस्ट। होस्ट के बाहर वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता, बट क्लोनिंग वेक्टर हैज द कैपेबिलिटी टू रेप्लिकेट, राइट। और उसके बाद हमें वो कॉम्पिटेंट होस्ट चाहिए जिसमें ये क्लोन बना सके, है ना, क्लोनिंग कर सके, मल्टीप्लाई कर सके। तो हर एक में तो ये मल्टीप्लाई करेगा नहीं, अपने मैच के ऑर्गेनिज्म में ही मल्टीप्लाई करेगा। तो दैट कॉम्पिटेंट होस्ट मस्ट बी the similar as from vector has been taken or may be different। यानी अगर ई कोलाई का वेक्टर लिया है तो हम इसको दूसरे के साथ भी करा सकते हैं मैच, बट कॉम्पिटेंट होना चाहिए। तो अब आपको ये बेसिक चीज समझ में आ गई होगी। दिस इज डिजायर्ड जीएनए टूल, राइट। These are enzymes, first enzyme, second enzyme। एक बीच में यहाँ भी एक एंजाइम और यूज होता है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज।
जो कि ऐसा ना हो कि जब तक लाइगेज वर्क करे ये खुद ही जुड़ जाए, या लाइगेज पहले ही काम कर दे और जो हमें डिजायर्ड जीन चाहिए ये हमारी टारगेट जीन है जो ब्लू से दिखाई है यहाँ, इसकी जगह पर बचा हुआ पार्ट ऐड हो जाए, ये वाला पार्ट ऐड हो जाए, ऐसा भी होता है। लाइगेज तो किसी को भी ऐड कराएगा, जहां भी मैच मिल जाएगा। हमें चाहिए ये जीन, तो हम इसमें एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम यूज करते हैं टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ डीएनए। तो बहुत सारे और एंजाइम यूज होते हैं। देन ये 2 हो गए। उसके बाद जब क्लोनिंग करना है वेक्टर टारगेट जीन को, हमने इसमें ले जाकर के एम्प्लीफिकेशन या क्लोनिंग करना है। ये देखिए 1 2 3 4 5 ये बन रहे हैं क्लोन्स। तो यहाँ पर एक और एंजाइम यूज होता है पॉलीमरेज। तो एंजाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल, विदाउट दैट दिस प्रोसेस नॉट बीन कंप्लीटेड। देन वेक्टर मैंने आपको बताई दिया, वो वेक्टर सुटेबल होना चाहिए जो डीएनए को इंसर्ट करा ले और होस्ट में जाकर के मल्टीप्लिकेशन में सपोर्ट करे। और कॉम्पिटेंट होस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो दीज आर 4 टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, पहला लेते हैं फर्स्ट टूल। तो आज जितना हो जाएगा उतना मैं पढ़ाऊंगी आपको। स्टिल 9 मिनट्स आई एम हैविंग। तो डिजायर्ड जीन और फॉरेन डीएनए हम शुरू से डिस्कस कर रहे हैं। फिर इसको एक बार नोट्स की तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो इतने पॉइंट्स लिखने चाहिए, एग्जांपल देना चाहिए। शॉर्ट आंसर 3 नंबर में, जेनेटिकली इंजीनियर्ड फूड्स हैव हैड देयर डीएनए चेंज्ड यूजिंग जीन्स फ्रॉम अदर प्लांट्स और एनिमल्स, है ना? तो ये केवल फूड के लिए एग्जाम्पल लिया गया। Scientists take the gene for a desired trait in one plant or animal and they insert that gene into a cell of another plant or animal. तो desired character की जीन, तो हमने GE Foods का एग्जाम्पल यहाँ लिया। So that is desired gene, है ना, from which we are introducing from one plant or animal to another. Other examples we have, this I have given you already. NIF gene in non-legumes, हमने legumes में से non-legumes में ट्रांसफर किया, that is desired gene। मतलब desired gene वो है जिसमें ये हमारी जरूरत के कैरेक्टर्स मौजूद हों। पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट रेपसीड प्लांट्स, यानी रेपसीड प्लांट्स में बहुत डिजीज लगती है, तो हम ऐसे प्लांट्स जनरेट ही कर दें बायोटेक्नोलॉजी से जो पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट हो। तो हम कहाँ से वो रेजिस्टेंट जीन लें, दैट इज डिजायर्ड जीन। Rapeseed is a flowering plant used to make certain types of vegetable oils. Rapeseed जो है क्रूसीफेरी का एक मेंबर है, जैसे मस्टर्ड होता है उसी तरह रेपसीड है। जनरली जो आप रिफाइंड मस्टर्ड लेते हैं बाजार से, वो उस पे लिखा होता है, कहने को तो मस्टर्ड कहते हैं बट दैट इज रेपसीड रिफाइंड। देन प्लांट्स दैट फाइट पॉल्यूशन, हम ऐसी डिजायर्ड जीन ऐसे पौधों से ले लें जो कि जिनमें पॉल्यूशन फाइटिंग कैपेबिलिटी हो। डेवलपमेंट ऑफ बायोटिक गोल्डन राइस, देन बिगर लॉन्गर लास्टिंग टोमेटोज, यानी वो ट्रेट ले जो कि लंबे समय तक जिनकी शेल्फ लाइफ हो, ऐसे टोमेटोज ज्यादा दिन तक रखे जा सकते हो। टोमेटो रखिए बिना फ्रिज के तो वो धीरे धीरे गलने लगते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं, जल्दी डिजेनरेट कर जाते हैं। फ्रिज में रखते हैं कुछ लंबा चलते हैं, लेकिन ऐसे टोमेटो ही डेवलप कर दे जिनकी स्किन में इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो जल्दी खराब ना हो, और हाइब्रिड डीएनए बनाए गए हैं। देन इंसेक्टिसाइड कॉर्न, यानी कॉर्न में जो यूज करें कि ऐसा कॉर्न जो कि इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी कैरी करता हो, उनमें इंसेक्ट्स ना लगे। नॉन क्राइंग अनियंस, आप लोग प्याज काटते हैं तो आंख में आंसू आ जाते हैं, ऐसी अनियन डेवलप करें ऐसी डिजायर्ड जीन के साथ जो कि जिससे आंसू ना आए, यानी उनमें वो केमिकल्स जनरेट ना हो। तो ये बहुत सारी डिजायर्ड जीन्स के एग्जाम्पल लेने के लिए मैंने ये कैरेक्टर्स यहाँ लिए हैं। Now come to the second tool, which is very important tool, that is enzymes. Now enzymes में सबसे पहला और important enzyme है restriction enzyme. ये restriction enzyme हमारी desired gene के specific segment को तैयार करने के लिए और साथ साथ क्लोनिंग वेक्टर को कट करने के लिए यूज किया जाता है। द सेम एंजाइम, क्यों सेम एंजाइम यूज करेंगे? क्योंकि हमें डिजायर्ड एंड्स ऑफ डीएनए चाहिए, वो स्पेसिफिक लाइगेशन साइट्स चाहिए। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्यों रेस्ट्रिक्शन कह रहे हैं? नाम बता रहा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, वो रेस्ट्रिक्ट करेगा, वो हमारे डिजायर्ड प्लेस पे ही क्लोनिंग वेक्टर को कट करेगा स्पेसिफिक डीएनए की कट को अटैच करने के लिए। So restriction enzymes are called molecular scissors as enzymes cut DNA at a specific site. अब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और डिटेल में शॉर्ट नोट लूंगी मैं, पहले केवल टूल पढ़ रहे हैं। ये एंजाइम स्पेसिफिकली एंडोन्यूक्लिएजेस होते हैं।
तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो तरह के हो सकते हैं, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस एंड्स पे कट करते हैं, तो एंड्स पे कट करना हमारे डिजायर्ड जीन को इंसर्ट नहीं करा सकता। तो हमें चूंकि सर्कुलर डीएनए को कट करना है तो हम एक कट से अटैच नहीं करा सकते, हमें वो स्पेसिफिक 2 कट्स चाहिए। तो जो हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं दैट इज एंडोन्यूक्लियस। न्यूक्लियस होना चाहिए, न्यूक्लियस सीजर की तरह कट करता है। अब इस एंडोन्यूक्लियस में भी कई टाइप्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, तो वो मैं आगे आपको डिटेल लूंगी। जनरली हम लोग टाइप 2 यूज करते हैं, जो दोनों एंड्स को, दो एंड पे मतलब 2 निक बनाता है, 2 कट देता है, साथ साथ डबल स्टैंडर्ड डीएनए को भी कट करता है, क्योंकि हमें तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए को इंसर्ट कराना है। तो दिस इज, और कैसे कट करता है ये मैं आगे समझाऊंगी। सेकेंड एंजाइम है डीएनए लाइगेज, जो कि गम की तरह से काम करता है, एज मॉलिक्यूलर एडहेसिव और गम। तो ये सिजर हो गई और ये गम हो गया या एडहेसिव हो गया अटैच करने के लिए कट एंड्स पे। इसके बाद मिथाइल ट्रांसफरेज भी होता है। बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे होते हैं कि कभी कभी इनकी जरूरत हमें पड़ती है कुछ स्पेसिफिक डिजायर्ड जीन को इंसर्ट कराने के लिए। देन डीएनए पॉलीमरेज जो क्लोनिंग में हेल्प करता है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो कि किसी दूसरे अनडिजायर्ड जीन की एंट्री को रोकता है जब तक कि डिजायर्ड जीन इसमें इंट्रोड्यूस ना हो जाए, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी इसमें सपोर्ट करता है। तो इतने एंजाइम्स हैं जो कि सेकेंड टूल का काम करते हैं। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पे हम लोग आ गए, और आई होप मैं कल कंटिन्यू करूं ताकि आप एक ही बार में इसको समझें कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, उनको नाम कैसे दिया जाता है, इसको आइसोलेट कहाँ से किया जाता है। बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, है ना। तो इनकी नेमिंग की टेक्निक क्या है और हम कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं। So I will continue from restriction enzyme tomorrow. It comes as a short answer question और long answer question का ये part है। If you have any query or question, you may write in the chat box or you may raise your hand. Okay, Preeti. Anushka. Okay, you may unmute Anushka yourself and ask the question. Yes, Anushka. Your voice is not coming. रिचा इज राइटिंग प्लाज्मिड डीएनए में लाइगेज क्या करता है। ओके बेटा, देखिए ऐसा है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हम लोग यूज कर रहे हैं तो वो दोनों डीएनए में कट करके क्लोनिंग वेक्टर में हमें डिजायर्ड प्लेस देता है, और डिजायर्ड जीन वाले डीएनए को कट करने के लिए वो डिजायर्ड जीन का सेगमेंट कट करता है। अब इन दोनों को यूनाइट करना है ना। तो यूनाइट करने में लाइगेज गम का काम करता है, तो वो यूनाइट करेगा वो स्पेसिफिक प्लेस पर। तो मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगी तो आप समझ जाएंगे कि लाइगेज दोनों जगह पर जहां कट एंड्स होंगे दोनों पे सिमिलरली एक्ट करता है। तो हम एक कंप्लीट सर्कुलर डीएनए बनाना है प्लाज्मिड का, है ना, प्लाज्मिड के साथ आरडीएनए फॉर्म करने के लिए। हाँ, यस, ऐड करता है। एडिशन मीन्स एडहेसिव का काम करता है, गम का काम करता है। एंट्री ऑफ डिजायर्ड जीन इनटू द क्लोनिंग वेक्टर टू फॉर्म द आरडीएनए। लाइगेज का मतलब ये लाइगेशन और अटैचमेंट। एनी अदर क्वेश्चन? Okay, you may write in the chat box. Only 1 minute is left. So detail I will tell you tomorrow then.
आप लोग पढ़िए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसलिए मैं आपको इसको थोड़ा स्लोली समझा रही हूँ ताकि आप स्टेप बाय स्टेप समझें और इनके क्वेश्चंस को अलग अलग प्रिपेयर करते रहें. तो यू मे लिसन द वीडियो अगेन, आई विल शेयर यू. जय हिंद.